Those who are in the favor में से आए और सिर्फ आए कह दिया जाता है और बिल मंजूर कर लिए जाते हैं। आज सिर्फ 40 मिनट के इजलास के अंदर इस हंगामा आराई में, इस शोर शराबे में, जहां पर खूब तमाशा लगा जा रहा था, वहां पर बहुत ही अहम बिल मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जजेस की तादाद को बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। अप टू 34 है। हुकूमत की अपने होगा कि वो कितने जजेस लाना चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बहुत ज्यादा है, जिसके बायस ये फैसला किया गया है। तीनों हाजिर सर्विसेज, तीनों चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत पहले 3 साल थी, अब उसको 5 साल कर दी गई है। और हुकूमत का ये मौकिफ है कि वैसे वो 3 साल काम करते थे और उसके बाद 3 साल उनको एक्सटेंशन दे दी जाती थी। अगर देखा जाए तो हमने 1 साल उसमें कमी की है, लेकिन ये एक्सटेंशेबल, मजीद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि टेन्योर हो जाएगा फिर किसी भी एक जर्नल का 10 साल। और इसके अलावा उससे भी अहम जो खबर है वो ये है कि विफाकी काबीना के अंदर अब उसको मजीद, उसका कैबिनेट को बढ़ाया जाएगा, कुछ तबादले किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई है, ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब वो अफोर्ड कर सकते हैं एक बड़ी काबीना, क्योंकि पहले भी 70 रुकनी काबीना थी जब ये केयर टेकर सेटअप में थे। 70 रुकनी काबीना के अंदर ये लोग, पूरी तमाम पार्टीज मिलकर पाकिस्तान को चला रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर गरीब आवाम जाए भाड़ में, क्योंकि हमारे सियासतदान, सदारत करने वाले जो लोग मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनके तैयारों के लिए 1 अरब से ज्यादा की ग्रांट मंजूर कर ली गई है, क्योंकि उनका हवाई सफर जो है वो बेहतरीन होना चाहिए है। आज के प्रोग्राम का आगाज जो बिल पास हुआ है उसी से करेंगे। साराना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, आज जो बिल पास हुआ है, आपको क्या लगता है, ठीक है? देखिए जी, एक जमहूरी प्रोसेस है और ये सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत, इसमें आप बात कर सकती हैं कि जी चंद मिनटों में ये पास हो गया, लेकिन एक प्रॉपर फोरम के ऊपर ये सारी चीजें गई और वहां से ये वेट हुआ और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने ये सब कुछ किया। ये उससे बहुत बेहतर है कि रात की तारीकी में कोई साजिश करके आपकी एक्सटेंशन करवा ले अपनी और डंडे के जोर पे करवा ले, तो उससे ये 100% ये बेहतर है कि पॉलिटिकल लोग जो है अपनी विल के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। रियासत तभी मजबूत होती है जब रियासत के अदारे मजबूत होते हैं। ठीक। तो 5 साल असम्बली की मुद्दत है, 5 साल अब तीनों चीफ्स की मुद्दत भी हो गई। तो अब मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि जो हमें हमेशा ही खदशा था और गिला होता था कि असम्बलियां 5 साल पूरे नहीं करती, तो मुझे लगता है एक तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और असम्बलियां 5 साल भी पूरे करेंगी। वाह, मतलब हिस्ट्री में शहबाज शरीफ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कि ये हो सकता है कि 5 साल मुझे लगता है ना जी कि वो अब इक्तदार की वो जंग और एक दूसरे की टांगे खींचने का वो सारा अमल नहीं होगा। स्मूथ तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। और मैं समझता हूं कि ये सिपा सलार को इसलिए मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेटिक रास्ता इख्तियार किया। पॉलिटिकल लोगों के पास गए, जो हम कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट ने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। अब अगर इसका आप जायजा ले लें कि हमारे यहाँ मुद्दत मुलाजमत हो गई 5 साल, यूके के अंदर 4 साल है, अमेरिका में 4 साल है, चीन के अंदर 5 साल है, भारत में 3 साल है, रशिया के अंदर गैर मुइना मुद्दत के लिए ही है, जब मर्जी को आ जाए चला जाए, फ्रांस में 4 साल है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये असम्बलियों का ऊपर जो सवालिया निशान लगता था ना, और हमारी हसरत होती थी कि कोई असम्बली 5 साल पूरे करेगी, तो अब इसके बाद यकीन हो गया कि असम्बलियां 5 साल पूरे करेंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हो गई 34। पहले 17 के ऊपर और 17 से 23 के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, अब 34 हो गई। तो अब खासी खामोशी है, उस तरह का तूफान नहीं उठा हुआ जिस तरह 17 से 23 के ऊपर था। और वकला तहरीक चलानी थी अहमद खान साहब ने, और ईंट सेंट बजानी थी, और आजकल पता चला कि वो 2 ईंटें उन्होंने ले ली हैं और दोनों को बजाते रहते हैं सारा दिन आपस में, ईंट सेंट बजा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 6 से 12 हो गई है जी। अब बाकी ये चीजें आप बता चुकी कि नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट और सबकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल की हो गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जी, वो मैं आखिर में मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए भर्ती का प्रोसेस क्या है। ये जजेस की तादाद बढ़ने से, कम होने से किसी का कोई फायदा नुकसान मैं नहीं समझता। आज अगर मौजूदा गवर्नमेंट को कोई फायदा हो सकता है, कल की जो गवर्नमेंट है उसको भी होगा, लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि जो भर्ती के अंदर शफाफियत आप ला रहे हैं, अगर वो बेहतर आप कर लें, प्रोसेस बेहतर कर लें,
सिलेक्टिव जजेस को ना लाएं और लोगों के चैम्बर से ना उठा के लाएं और वो सियासी भर्ती ना करें, तो जजेस की तादाद बढ़ाने या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें बेहतर होंगी। और मुझे लगता है कि जो अभी भर्ती का प्रोसेस बनाया गया है और वो बेहतर है, माजी की निस्बत उस पर शफाफियत होगी। सियासी भर्तियां तो वैसे पार्लियामेंट में भी इस बार बहुत हुई हैं। राना साहब, आपको मैंने एक आर्ग्यूमेंट तो दे दिया है, बट ये जो बिल पास किया गया है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये सिविल मार्शल है। देखिए, मुझे ना इस हुकूमत के ऊपर हंसी आती है। अगर ये कोई अच्छा काम भी करना चाहते हैं ना, तो ये इतने बेढंगे लोग हैं कि वो काम में भी वो है ना कि मेंगनिया डाल देना, दूध में मेंगनिया डालने की वो करते हैं। ऐसी इनकी क्या क़यामत आई हुई थी कि जो इन्होंने 40 मिनट में ये सारे काम निपटाया है। को आधे घंटे बाद इन्हें कोई जलजला आ जाता था, कोई तूफान की इत्तला थी, कोई ये था कि पार्लियामेंट जो है वो बह जाएगी। क्या होना था कि अगर आपने बकौल मेरे प्यारे जुल्फकार राहत के एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया। पहले तो मुझे इस जुमले पे भी बड़ा एतराज है कि ये रास्ता आर्मी चीफ साहब ने इख्तियार नहीं किया, ये पार्लियामेंट का फैसला है। अपनी ठीक है खुशी ना, से कि खुशी से या वटेवर जैसे भी है, आपको बड़ी खुशी हो रही है इस बात पे है। मैं तो बस लेकिन मैं खुश हूँ। इसका काम आ रहा है ना पाकिस्तान में, तो जाहिर है वो भी खुश होगी। चले, हमारी नौकरी का तो पता नहीं है, किसी की नौकरी तो पक्की हुई। चले, खुश हूँ। लेकिन ये कि जिस तरह, जिस दबाव में और जिस जल्दी में इन्होंने किया ना, उसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनके पास 40 मिनट का ही टास्क दिया गया था कि आपने इसमें इतना करना है। ठीक है, आर्मी चीफ को ना मुस्लिम लीग नून का है ना पीपल्स पार्टी का है, वो पूरी कौम के 24 करोड़ लोगों का है। हमारे सिपह सलार है, हमारा मुहाफिज है। ठीक है, वो और हमें उनके आने वाले बाद वालों से, उनसे पहले किसी की नियत पे शक नहीं है, क्योंकि वो हमारे सरहदों के मुहाफिज हैं। लेकिन उसे कंट्रोवर्शियल करना, ये मुझे नहीं समझ आई कि क्यों आप ऐसा करते हैं। ये आप अगर प्रोसेस के तहत पार्लियामेंट में डिबेट होती, भाई अपोजिशन ने कौन सा मुखालफत में बात करनी थी, को अच्छी तजवीज ही देनी थी ना, कमेटी में जाता, वहां से होके वापस आता। आपने 40 मिनट में इतना बड़ा फैसला ऐसे करके निपटा दिया। और फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे मुन्ने मुन्नियां जो है ना, वो इसके बाद जो कुछ ट्वीट कर रहे हैं उसके ऊपर भी इदारों को जरा नजर रखनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है? मुन्नी का एक ट्वीट है, मैं देख रहा था किसी का, कि जी अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो गई और इमरान खान तो खत्म हो जाएगा। भाई, क्योंकि आप क्यों एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं? आप क्यों ये हर चीज को जाके किसी उसमें लाके खड़ा करने की कोशिश करते हैं? आप लड़वाते हैं इदारों को, आप अवाम को लड़वाने की कोशिश करते हैं। असल शुरलियां आप हैं जो चलती हैं। ठीक है ना भैया, एक्सटेंशन हुई है, मैं ये समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है कि 5 साल आपने कर दिए, पार्लियामेंट 5 साल, आर्मी चीफ 5 साल, पार्लियामेंट गई, आर्मी चीफ भी गया, नवी पार्लियामेंट आई, वो अपना नवा आर्मी चीफ आ गए। ठीक है ना, ना टोला होसी ना रोला होसी, सीधी सी बात है। हाँ, ये जरूर है कि ये 5 साल से एक बड़ा अच्छा काम होगा कि अगर आप 5 साल किसी को दे रहे हैं तो उसके बाद फिर एक्सटेंशन का दरवाजा बंद कर दे। पार्लियामेंट कर देती ना, एक ये भी साथ कर देती कि फिर नो फर्दर एक्सटेंशन फॉर चीफ जस्टिस और किसी भी ऑफिसर को ना, ताकि ये एक चीज ज्यादा अच्छी हो जाती। तो बाकी शहबाज शरीफ साहब वगैरह, ये वो मैं तो इन पे हंसी आती है कि इन्होंने कोई काम सीधा नहीं करना, सीधा काम भी पुठा ही करना है, जाके कन ही नहीं पढ़ना है, थों ले आके कन पढ़ना है। भाई, तो आप थोड़ा टाइम दे देते, पार्लियामेंट की इज्जत तौकीर बढ़ा देते कि डिबेट हुई है जी, बात हुई है, और उसके बाद आप फाइनल कर लेते। मतलब नॉन एक्सटेंडेबल अमेंडमेंट कर देते तो ज्यादा बेहतर था। राहत साहब, अगर पीटीआई को ये टास्क मिलता तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे ऑब्जेक्शन ना करती और इसके हक में वोट दे देती। आखिर इतनी स्ट्रांग ये चेंजेस थी। मतलब इस टाइम पे दुख क्या है कि हमें ये काम करने का मौका नहीं दिया गया? देखिए जी, यहाँ पे एक वक्त में कुछ लोग बरसरे रोजगार होते हैं, कुछ बेरोजगार होते हैं। सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ जाहिर है रोजगार पे कहने की क्या जरूरत पेश आई आपको? अच्छा, अब जो बेरोजगार हैं, अगर उनको ये ऑप्शन दी जाती तो मेरा ख्याल है खुशी से वो कबूल कर लेते। एग्जैक्टली। लेकिन मुसीबत यह है कि जिन लोगों ने किया है उसकी कीमत जाहिर उन्होंने अदा की है। वो कहते हैं जी हम इस वजह से अनपॉपुलर हो रहे हैं, जो इस तरह की स्टेप्स हम ले रहे हैं और इस तरह की लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद जाहिर है उनको कोई गारंटी वारंटी तो मिली होगी। उनको भी तो जाहिर है कोई जो लोग मुन्ने मुनिया कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कहानी तो होगी कि अगर उन्होंने ये 5 साल की है, मुद्दत 5 साल की है, तो जाहिर है वो उनका ख्याल होगा कि उनकी गवर्नमेंट भी इसी तरह चलती रहेगी।
بالکل معاشی استحकाम की जो बातें हो रही हैं, مولانا صاحب پہ پہلے میں جاؤں, ان کے ساتھ دغا ہوا ہے, مولانا صاحب از ہارٹ بروکن. بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ میرا ذاتی خیال پتہ ہی کیا اس میں, کہ پی ٹی آئی بھی اس میں بہت سارے لوگ آن بورڈ تھے. بہت سارے لوگوں نے کہا جی فیس 7 کے لیے ہم احتجاج وغیرہ کرتے رہیں گے, آپ اپنا کام کریں. ٹھیک ہے, اور وہ کام ہو گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, والنٹیئرز ہیں, وہ سارے کے سارے مولانا کو پتہ نہیں کس کس لقب سے وہ نواز رہے ہیں. مولانا ڈیزل اور یہ اور وہ سارا. آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے وہ ان کے چہرے سے نور برستا تھا, نورانی چہرہ, نورانی مولانا, پھر ناراض ہو گئے, پھر ان کی آج کل بیشنگ ہو رہی ہے. آج ان حالات کے اندر جب ان کی ساری ٹیم بیشنگ کر رہی ہے, اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم عوامی اسمبلیاں لگائیں گے اور مولانا صاحب کے ساتھ مل کر لگائیں گے. یہ نہیں سمجھ آتی کہ مولانا صاحب کے ساتھ یہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ کیا کیا روپ اختیار کرنے ہیں اور کیا کیا شکل اختیار کرنی ہے اور کتنے یو ٹرن لینے. یہ نہیں ہفتے میں 3 دفعہ اس کو اچھا کہتے ہیں, 7 دن ہوتے ہیں ٹوٹل, اور 4 دن ان کو برا کہتے ہیں, اور پورا ویک گزر جاتا ہے, اور پھر ان کے در کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یعنی حالات یہ ہیں کہ آپ کی مستقل مزاجی سیاست کے اندر ہے ہی نہیں, آپ کی ڈائریکشن ہی کوئی نہیں, آپ کنفیوزڈ ہیں. آپ اپنے ورکر آپ کے کچھ کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز کچھ کہہ رہے ہیں, اور باقی جو اوپر لیڈرشپ ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے. تو لیڈرشپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان سے جب آپ نے تعریف کروا دی مولانا صاحب کی کہ مولانا صاحب بہت اچھے ہیں, تو اس کے بعد پھر ان کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے گالیاں دے لیں اب پھر ان کے در کے اوپر کیوں جا رہے ہو؟ تو پی ٹی آئی کی سیاست کی اپنی جو ہے ڈائریکشن لیس بھی ہے, لیڈر لیس بھی ہے. اندر سے جب تک اطلاع نہیں آتی تب تک یہ ساری چیزیں ہینگ اپ رہتی ہیں. اور اب تو کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ پنجوتا صاحب ہوں یا خان صاحب کی بہنیں ہوں, ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا یہ بھی کچھ لوگوں کی پارٹی کی لوگوں کی خواہش کے اوپر ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندر سے جو اصل حقیقت ہے, اصل باتیں وہ باہر نہیں آنی چاہیے. تو پارٹی کے اندر اتنا کچومر بن گیا ہوا ہے, اتنی عجیب و غریب بلینڈ بن گیا ہے کہ وہ سچی بات ہے کہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں, خود ہی اپنے لیے کافی. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب ملاقاتوں کی بات کر رہے تھے, اسد کیسر تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا آپ ان سے ملاقات ضرور کریں لیکن ان سے سیاست پر بات نہیں کرنی. تو وہ کہتے ہیں ہم کیا ان سے موسم کی خبریں پوچھیں. صحافیوں کو بھی یہ کہا گیا کہ جو آپ سے گفتگو ہوگی خان صاحب کی وہ باہر آ کے نہیں آپ نے کرنی. تو پھر بہتر یہ کہ خان صاحب کو کسی سے ملنے ہی نہ دے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو کہہ دیں کہ جی آپ دیواروں سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اور یہی اگر جمہوریت کا حسن ہے, اور یہی ہماری عدالتوں کی طاقت ہے, اور یہی ہماری پارلیمنٹ کی توقیر ہے, تو کرتے رہیں ایسے, کیا فرق پڑ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ مولانا اور پی ٹی آئی کا جو رومانس ہے, کبھی بریک اپ کبھی پیچ اپ, آج کل پھر پیچ اپ ہو گیا ان کا. اچھا نہیں, مولانا کا اور پی ٹی آئی کا کبھی ابھی پچھلے کچھ دنوں سے بریک اپ ہوا ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کی خواہشیں ہیں کہ بریک اپ ہو جائے. اب یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پہ نہ رہیں, کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وائس ورثہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان مل کے باہر آنا, سڑکوں پہ آنے کے لیے پلان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگوں کی منہ منیوں کی خواہش ہے کہ یہ ان میں کسی طرح تفرقہ ڈال دیا جائے, اور ان میں جو ٹویٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی مور لگی ہوتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ہے. میں پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہوں. کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ پی ٹی آئی والے بیشنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی جسٹس ڈوگر کے خلاف جو ٹویٹس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے, تو اس پہ کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتا, اس پہ کوئی کیوں نہیں بات کرتا, اس پہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ابھی چیف جسٹس صاحب آگے بیٹھے اور ان کے خلاف آپ نے شروع کر دیا ٹرولنگ. پی ٹی آئی کو تو بڑا یاد رہتا ہے, پیٹ میں بڑے تو کرڑت پیندے نے ہیں, تو انہوں نے واری کی کہ سارے نو سب سونگ جاندہ, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ مولانا فضل الرحمان دیکھیں ایک پولیٹیشین ہے, اور وہ پولیٹیشین جو ہے وہ کہتا ہے اس شرط میں کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری, چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا, ٹھیک ہے نا, چوپڑیاں نالے دو دو. تو ہر سیاستدان یہ کرتا ہے. ابھی انہوں نے کیا کہا ذوالفقار رات نے, آپ نے اس کی باریک بات ہی نہیں سمجھی. وہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے چونکہ اب ایکسٹینشن دے دی ہے تو اب ان کی حکومت کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی, تو پھر ڈیموکریسی کہاں چلی گئی.
वोट को इज्जत तो कहाँ चला गया, फिर इस अंदर जमहूरी निजाम इस मुल्क का कहाँ चला तो गया? जमहूरियत ही ये है लोग ना, जो है ना, क्यों कंट्रोवर्शियल जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, कैसी जमहूरियत मजबूत होगी कि मैं तुम्हें एक्सटेंशन दे रहा हूं, तुम मेरी हुकूमत को एक्सटेंशन दो, तो अवाम का है इसमें? मैं ऐसे ही तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी यही किया था। मेरी बात सुन, यही मैं कह रहा हूं ना कि मैं एक्सटेंशन के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है? अच्छा, 5 साल एक रोला मुक गया, अब सब आर्मी चीफ को भी पता है कि मैंने 5 साल काम करना है और अपनी पॉलिसियों को पूरा लेके चलना है। अमूमन ये होता था कि जब आर्मी चीफ की तब्दीली का वक्त आता था तो पता चलता था कि ये कुछ पॉलिसीज हैं जिन्हें लेके चल रहे हैं, ये इन्होंने कंप्लीट करनी है। माजी में 10 दफा ऐसा हो चुका है। तो गवर्नमेंट का भी तो ऐसा ही होता है? नहीं, गवर्नमेंट का तो इसलिए नहीं होता कि पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट तब्दील होती है तो जो उनके काम होते हैं वो कंटिन्यू चल रहे। हमारे यहाँ होता है ना, तख्ती के ऊपर तख्ती लगा देना, साढ़े होता है, बाहर नहीं होता है। ठीक है ना? सो मैं ये समझता हूं कि ये जो काम है वे कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं ना, लोगों की ख्वाहिश है। पहले उनकी ख्वाहिश थी कि हम 9 मई के पीछे छुप जाएं, लोगों को जाना मकई दा दाना राजे दी बेटी आई थे, वो वहां छुप के घर खड़े हो गए, ठीक है? अब वो कह रहे मौलाना फजल रहमान को कोकला छुपाती जुमेरात आई है, जड़ा के पीछे तक के होती शामत आई है, अब वो गाना गाते फिर रहे। अल्लाह दी समझ नहीं भाई, मौलाना फजल रहमान जाने, पीटीआई जाने, उनका आपस का मामला है। ऐसा कैसे हो सकता है राना साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका आपस का मामला है और वो भाई 2 जमातों का मामला है। एक और भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। खदीजा शाह को चीफ जस्टिस साहब ने एक इजलास में बुलाया, राइट, और वहां पे उन्होंने जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है जिसकी उसको मेंबर बना दिया। अब पूरी कुछ पार्टियां ऐसी हैं पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वो सवाल उठा रही हैं कि एक दहशतगर्दी की मुलजमा है और वो चीफ जस्टिस की मीटिंग में कैसे चली गई, और चीफ जस्टिस साहब की मीटिंग के बाद वो ओहदेदार कैसे बन गए, जेल रिफॉर्म्स कमेटी में कैसे चली गई। तो नून लीग इस पे सवाल उठा रही है और ये पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। अब चीफ जस्टिस को नया हो या पुराना हो तो इसका मतलब है कि नए चीफ जस्टिस ने एक मैसेज तो दे दिया। ठीक, ये मैसेज है ना कुछ लोगों के लिए कि जो प्रोसीड कर रहे हैं दहशतगर्दी के मुकदमात जिसपे वो इतने महीने जेल के अंदर रही खदीजा शाह, और वो अगर उसमें बरी हुए बगैर, अभी तो बरी नहीं हुई, जमानत हुई है ना, आगे केस चल रहा है, वो जाके चीफ जस्टिस के इजलास में बैठ गई, तो इस पे जाहिर है लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है, जो मैं हमेशा ही कहता हूं कि इस बात को समझने की जरूरत है। कुछ सियासतदान समझ गए हैं, कुछ लोग समझ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इंक्रोचमेंट हुई है ना माजी के अंदर मुख्तलिफ शोबों के अंदर, उस सारी चीजों को स्टेट उस पर असर्ट कर रही है रियासत, और कुछ चीजों को मेरे ख्याल में वापस अपने साइज के अंदर भेजा जा रहा है। बिल्कुल ठीक। और उसमें जुडिशरी को भी आप देख रहे हैं, सियासतदान भी है, मीडिया भी है, वकला भी हैं, उसमें जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो भी हैं। तो ये माजी में 70 साल में इंक्रोचमेंट हुई है इस मुल्क के अंदर, उसके नतीजे में स्टेट कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है, और ये जो जत्थे थे या ग्रुप थे या सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज थे, ये मैक्सिमम स्पेस लेते चले गए और रियासत इनके जवाब में श्रिंक होती चली गई। अब रियासत के जो टॉप लेवल है उनको को रियलाइजेशन हुई है कि रिवर्स हो रहा है सब कुछ, सारी इंक्रोचमेंट को खत्म करना पड़ेगा और रियासत को अपने पांव के ऊपर खड़ा करना। आपने जो खदीजा शाह वाली बात की है, मुझे राना साहब ब्रेक पर जाना है, बट मैं चाहूंगी आप उस पर भी कमेंट करें। ताहिर रशीद साहब और खदीजा शाह ये दोनों हर जगह पर कबूल भी हैं, मंजूर भी हैं। इस पे जरा मैं ब्रेक के बाद अच्छी तरह बात करूं, लेकिन सिर्फ एक जुमला मैं आपको कह दूं, ठीक है, ब्रेक कि अगर यहाँ पे मुलजिम वजीर आजम बन सकते हैं, अच्छा, चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं, डिप्टी वजीर आजम बन सकते हैं, तो क्या नहीं हो सकता? एक खदीजा शाह इस सारा को वो हो रही है। अरे मुझे किसी ने कोई सवाल नहीं कर रहा कि जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम थे जिन पे फर्दे जो मायना हुई थी वो वजीर आजम हो गए, इस पे तो कोई बात नहीं करता। अगर तो आपका इस मुल्क में 2000 का चलान भी माफ हो जाए ना, तो आप मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर अरबों खरबों रुपए माफ हो जाते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए कुछ नहीं होता। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं सिरे बिदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और अहम इश्यू पर हम बात करेंगे पंजोता साहब की बाजियाबी के हवाले से। समझ नहीं आई, पाकिस्तान के अंदर सियासत में भी फिल्में होती नजर आती हैं। अब ये जो बाजियाबी थी इतनी ड्रामाई थी, हो सकता है कि रियलिटी में उनके साथ ये हुआ हो, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे तावान मांगा गया है और 2 करोड़ के तावान की इस वजह से मुझे 28 दिन तक उन्होंने, फिर उसके बाद अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ जाना, एक वीडियो बयान पुलिस वाले का रिकॉर्ड करते आना। पहले जरा आप वो सुनिए। मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है, भाई आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं।
कितने बंदे थे भाई जो इन्हें छोड़ के भागे हैं? आपको कोई आइडिया है आपको? बंदे पता नहीं कितने नस्ल के, नहीं पता। कहाँ से लेके आए हैं? कब से ट्रैवल कर रहे हो? सर काफी देर हो गई है सर। हाथ खोलो यार, पानी पिलाओ सर। पानी दे यार, गड्डी पानी लेके इस बंदे पानी पिलाओ यार, इसके हाथ पैर खोलो। कहना तो ये चाहिए कि पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेल कर वीडियो बनाई है, क्योंकि 28 दिन में पुलिस तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने वीडियो बना के जरूर एक मैसेज दे दिया है कि बंदा बाजियाब हो गया है, और फिर इंटरव्यू भी कर लिया कि कहां से कितना ट्रैवल किया। इस पर भी कमेंट कीजिएगा और खतीजा शाह वाली स्टोरी पर भी। देखिए, मैं आपसे दो छोटे छोटे मासूमाना सवाल पूछता हूँ। जी जी। कराची में खातून ने दो बेटी और बाप को गाड़ी के नीचे कुचल दिया सबके सामने, क्या उसे सजा हो गई? मतलब गरीब और अमीर की जान एक बराबर, आप ये कह रहे हैं? कोयटा में एक एमपीए ने एक पुलिस कांस्टेबल को अपनी गाड़ी के तले कुचला, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी। वो बरी हो गया, वो बंदा फारिग हो गया। हाँ, तो वो गरीब क्यों सड़क पे आ जाते हैं मुंह उठाए? मैं यही कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा जुमला कहा है कि इन कीड़े मकोड़ों को कुचल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अरस्तू ने कहा था ना कि कानून गरीब के लिए मकड़ी का जाला है, फंसता जाएगा और ताकतवर इसे फाड़ के निकल जाएगा। खतीजा एक ताकतवर घर की फैमिली है, खातून है, उनका हक है। दूसरी तरफ डॉक्टर, वो क्या नाम है डॉक्टर का जी, खातून जो 70 साल की है, कैंसर है, डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर रहेगी, क्योंकि यास्मीन राशिद की फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, उसके इतने बड़े नाम नहीं है उसके साथ जुड़े हुए, तो खतीजा शाह बाहर आ जाएगी और चीफ जस्टिस साहब भी उसके लिए आंखें बंद कर लेंगे। हाँ, आंखें खुली रहेंगी मुन्ने मुन्नियों की, और आज ठक ट्वीट शुरू कर देंगे, लो जी बच्चों तुम्हारा काम शुरू हो गया, तुम जरा शुरू कर दो। पीटीआई को तो आप बड़ी गालियां देते, इन लोगों को कोई क्यों नहीं पूछता? इन लोगों को कोई गिरेबान क्यों नहीं पकड़ता कि ये इदारा नहीं है? अब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो इदारा नहीं है? या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को इमरान खान की, अल्लाह माफ करे, मौत से जोड़ देना क्या इदारों के ऊपर तो ही नहीं लगती? ठीक है ना। अब आप आ जाए दूसरी तरफ, अपने पंजोता साहब, मुझसे ना जितेंद्र अदाकार है इंडिया का, उसकी बेटी एकता कपूर स्टार प्लस पे बहुत आला ड्रामे बनाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और इस तरह के। उसने कहा कि मुझे इसका डायरेक्टर चाहिए इस ड्रामे का जिसने ये बनाया है। मैंने कहा क्यों? कहते इतना खूबसूरत ड्रामा, ठा दोनों तरफ से गोलियां घंटा चलती रही और मुड़ के एक गोली का खोल बरामद नहीं हुआ, ना बंदे नू गोली लगी। फिर उसके बाद जो मगवी थे उन्होंने फायरिंग करके पुलिस वालों को कहा यार ठहरो, ऐसी उबर मंगा ली है, तैसी चले जाइए फिर आना। फिर वो आराम से तालियां बजाते हुए वो चले गए। पुलिस वालों ने आके बंदा अच्छा, फिर लतीफा और सुने, वो कहता है आपका नाम क्या है? वो कहता है इंतजार। पुलिस कहता नहीं, इंतजार हुसैन। उन्हें पहले से पता है कि इसका नाम क्या है। तो हो सकता है शक्ल जानते हो, वो कितने टीवी पे चलती तो नहीं है। बोल तो मिले नहीं है। हाँ। वो अब मैंने इन्हें मशवरा दिया है कि वो जो इन्होंने हवाई फायरिंग की थी ना, आसमान पे गोलियां अड़ गई हैं, तो वहां से उतार ली जाए, दरख्तों से उतार लीजिए। मतलब ऐसा फ्लॉप ड्रामा, आप रियासत को क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या को हम जंगल की तरफ जा रहे हैं? हम जंगल में भी कोई कानून होता है, जंगल में भी इंसान एक दूसरे का एहतराम होता है। सैलाब आ जाए तो एक पत्ते के ऊपर सांप और चिड़िया दोनों बैठे होते हैं। हम किस तरफ चले गए यार? एक बंदा इमरान खान का फोकल पर्सन है, कोई आम बंदा नहीं है, वो उठा लिया गया। और फिर जब जज अदालत ने ज्यादा जोर दिया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं 24 घंटे में बरामद हो जाए। वो अटॉर्नी जनरल साहब भी हार्वर्ड के पढ़े में, लेकिन पक्के पाकिस्तानी है, ठीक है ना। और 24 घंटे कर देंगे, 24 घंटे में जनाब वो आए, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वादा पूरा कर दिया। हाँ, तो वो देखे ना, हुक्मरानी हुई है। वो आपको सानेह साहिवाल याद है? वहां पर तो वीडियोस भी थी और आपका जो गिला है खोल भी, वो भी बरामद हुए थे। तो यहाँ पर भी गोलियां चली हैं, वहां की फुटेज भी थी, गोलियां सब बरामद हो गई। यहाँ क्या मसला था? कोई हजरात जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो यह कि इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट, ये कोई फुटप्रिंट ऐसा नहीं है कि जी उनको अगवा किया था और वहां पे वीगो डाले आए थे और हाँ। वो कोई उस पे एजेंसीज के लोग थे। अब देखिए, ये ब्लाइंड सा एक सारी वारदात थी कि इस पे कोई एजेंसियों के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया था और उन्होंने कहा कि या लो जी तुसी मुर्गा ले लो। सो चीजें तो बिल्कुल ही ब्लाइंड थी। केस कोर्ट के अंदर चल रहा था। उसके बाद ये सारी सिचुएशन जब आई सामने, तो उसके बाद इंतजार साहब जो है, बजोता साहब,
ان کی سٹیٹمنٹ اصل چیز بتائے گی جو ابھی تک سامنے نہیں آئی. ان کی اتنی آئی ہے سٹیٹمنٹ کہ جی مجھے توان کے لیے اغوا کیا گیا اور وہ پٹھان تھے اور مجھے مار رہے تھے اور یہ کر رہے تھے اور پٹی باندھی ہوئی تھی. اور اس کے ظاہر ہے جس حالت میں ہم نے ویڈیو دیکھی ہے وہ پنچوتا پہلے والا اور بعد والا بہت فرق ہے. تو یہ جس کیفیت میں وہ رہا ہے وہ تو اس کی شکل بتا رہی ہے. 24 دن بیچارے پتہ نہیں کس حالت اسی طرح علی مین گنڈاپور صاحب جنہوں نے ڈالا جیل توڑنی تھی, حلف انہوں نے دیا تھا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے, وہ بھی آپ کو پتا ہے دوبارہ ڈالے کا نام نہیں لے رہے. اب وہ کہتے ہیں پورا ملک ہی بند کر دینا ہے. نہیں, انہوں نے لوگوں کو سانس ہی نہیں لینے فل اینڈ فائنل جو ہوگا کفن باندھ لیں, جنازے پڑھ لیں. وہ ویسے ہی ہے نا کہ جیسے پہلے ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوئی کہ ڈالا جیل, انہوں نے کہا 15 دن میں وارننگ دیتا ہوں کہ چھوڑ دو ورنہ میں آ کے ڈالا جیل توڑ کے لے جاؤں گا. پورا آئے گا, پتہ نہیں کیا جتھے آئیں گے اور کیا ہوگا. پھر اسلام آباد آئے, پھر غائب ہو گئے, پھر 12 ضلع, اور پھر وہ ایک ڈرامہ نہیں ہے جس کی طرف رانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں نا. یہ منجوتا صاحب کی ایک فلم نہیں ہے, یہاں پہ ہر بندہ ہی فلم ہے. ایسی ایسی فلم ہے, ایسے ایسے ڈرامے ہیں. 12 ضلع, 17 ضلع. اب پتہ نہیں علی مین گنڈا صاحب دوبارہ گنڈاپور صاحب 17 ضلع ایک تو ان سب کی ایکشن موویز دیکھنا بند کریں. مجھے ایسا سارے ایکشن موویز پہ بلیو کر رہے ہیں. یہ نہیں کوئی ڈنگ کی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. گورنمنٹ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, جو بھی کر رہی ہے. آپ اس کو برا کہیں اچھا کہیں, لیجسلیشن کر رہی ہے سیدھی سیدھی, انہوں نے جو کرنا وہ کر رہی. آپ پی ٹی آئی ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے. رانا صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کا کمنٹ, اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ اور پنچوتا صاحب اب باہر آ گئے ہیں. میں وہ میرے بھائی کو نا مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون یاد ہے, ٹھیک ہے, وہ بچے کو یاد تھا. اس کے ٹیچر نے مار مور کے کہا نہیں تو ہوائی جہاز کے سفر پہ لکھ. انہوں نے کہا جی میں جہاز میں بیٹھا, روسٹریس آئی, میں نے کہا کھڑکی کی طرف بیٹھنا ہے, میں بیٹھا, میں نے کھڑکی سے دیکھا تو نیچے میرا دوست کھڑا تھا, میرا دوست مائی بیسٹ فرینڈ. وہ بھائی بات پنجوتا کی ہو رہی ہے, وہ لے جا کے گنڈاپور پہ پھر کھڑے ہو گئے. پنجوتا کا جواب دو نا, مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون آپ نے رکھا ہوا وہ پڑھے جا رہے ہو. اندر کی بات وہ کر رہی ہے, جواب آپ کچھ دے رہے, مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ہم اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ایک باہر کا پڑھا لکھا وکیل معزز آدمی وہ رو رہا ہے, اس کے کانوں سے چہرے سے خون نکل رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں اپنے بندے نے اغوا کرایا. یار اس سے زیادہ ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ پارٹی کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے, پارٹی کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر آپ پارٹی کے لوگ پٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں پارٹی کے, یہی وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نا. چلو آپ بتائیں کس نے اغوا کیا, سن لینا, مجھے بولنے دو گے تو بتاؤں گا نا. جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جناب علی کچھ لوگ ہوتے ہیں آگے جن کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جاتی ہے, کندھا مت بنے, سچ بات کریں. جو آپ بتائیں نا, آپ سچ بول دینا. ایک بندہ آپ وکیل سچ بول دے کس نے اغوا کیا. میں تیرے عدالت ہی پیش ہوئے ہیں کہ میں سچ نہیں, آپ بولے نا, میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے. میں کسی کا کہا ہوا نہیں بولتا, اپنی مرضی سے بولتا ہوں. میں کسی کا کہا ہوا نہیں بولتا. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ والی چیز کہنی ہے اور یہ نہیں کہنی. بھائی میں ایسا نہیں بولتا, میں جو جینوئن بات ہوتی ہے وہی بولتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ میرے پہ اٹیک تو نہ نا کہ آپ ہی بات کریں, تو بات کرنے دینا مجھے. میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا, آپ میری بات میں نہ بولیں, مجھے بولنے دیں. انہوں نے بس اپنا آرگیومنٹ دیا, اب آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ روئیں پٹیں کہ یار یہ ملک کے اندر ایک بندہ کھڑے کھلوتے غائب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ملتا ہے تو وہ اتنا بڑا آدمی رو رہا ہے, چہرہ اس کا زخمی ہوا ہے, اس پہ دکھ نہیں کر رہے ہم. اور ایک نئی سازشی تھیوری نکالی ہے ہم نے کہ ہم نہیں نکال رہے, پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں, اس پہ ویلاگ کر رہے ہیں, پٹ رہے ہیں. دیکھو ذرا سنو جا کے, میں نہیں کہہ رہا. سن لیں, پھر وہی بات آ گئی, پی ٹی آئی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. بھائی بات تو سن لیں. پی ٹی آئی کے لوگ, میں نہ کسی کا ماسٹر وائس بھونپو نہیں ہوں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے تو میں وہ چیز بائے کر کے کہہ دوں. میں تو وہ کہوں گا جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے. میں لوگوں کے آرگومنٹ سن کے کیوں بائے کروں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں آگے سے میں بھی کہہ دوں گا. ہم کچھ, ہمارا اپنا ضمیر نہیں ہے, ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے. آپ بتا دینا یہ کس نے اغوا کیا, ہمارا ضمیر نہیں ہے. آپ بتا دیں کہ ہم اپنے لوگوں نے, اس نے کہا ہے تو میں آگے سے کہہ رہا ہوں, آپ بتا دینا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بس ایک خبر دی ہے نا کہ ایسا بھی پی ٹی آئی, لوگ کہہ رہے ہیں, وہ آگے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. او بھائی پی ٹی آئی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں, مطلب پی ٹی آئی والے نے ہائر کیتا ہے تو اگو گل کر لئی. او تو آپ کو کیا, میں تو پی ٹی آئی, تو آپ پی ٹی آئی کو کوٹ کر رہے ہیں, میں تو نہیں کرتا. میں تو اپنی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا ہے, فلاں بندوں نے یہ کہا. بھائی اپنی بات کرو, جو بات ہوتی ہے ریفرنس دینا پڑتا ہے. ریفرنس
इतने कमजोर रेफरेंस ना दो भाई, कमजोर नहीं है, सहाफियों की तरह बात करो, विद एविडेंस दे रहा हूं, कमजोर रेफरेंस। मैं एविडेंस देने को तैयार हूं। नहीं जी, ब्रेक ले, छोड़े, ठीक हो गया, मैं एविडेंस देने को तैयार हूं। जाओ फिर। नहीं राहत साहब, हमने मैं ऑनर कह रहा हूँ, पीटीआई के लोगों ने इस पे बात की है, जुल्फकार राहत के पास एविडेंस है, प्लीज इन्हें कल बुलाएं और इनसे वो एविडेंस ले। हमें पंजोथा के अगवा का असल मुलजिम चाहिए और इनके पास आपने बताना है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास एविडेंस है, मैं कह रहा हूँ खड़े पैर ही मुकर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अगवा की एविडेंस है, मैंने तो बड़ी डिटेल बात की है कि उसकी कोई एविडेंस नहीं किसी के पास। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई के जिन लोगों ने ये बात की है, इश्यूज है, बिल्कुल ठीक है। राज साहब, आपका पॉइंट आ गया है, जिनको इश्यूज है उनकी बात कोट कर दी है। हमें ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आखिर क्यों हुकूमत पाकिस्तान पीआईए की नचकारी में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रही है, और ना ही बिडर्स मौजूद हैं, ना ही जो डिमांड हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है उस पर कोई आ रहा है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन 85 अरब रुपए जो हैं उसमें हम दे देंगे पाकिस्तान की जो एयरलाइन है पीआईए। ये वो एयरलाइंस है जिसने इस टाइम दुनिया की जो बेस्ट एयरलाइन है एमिरेट्स, उनके लोगों को ट्रेन किया है हमारे लोगों ने वहां जाकर, और अब उसकी नीलामी के लिए कोई भी ग्राउंड में नहीं आ रहा है। और वजीर निजकारी अलीम खान साहब इस पर क्या कहते हैं, जरा पहले वो सुनिए। जो पीआईए के साथ हुआ है, और अफसोस मुझे इस बात का है कि जिन्होंने किया वही बैठ के मुझे सिखा रहे हैं, आपसे सही नहीं बिक रही, वाजिबा कमाल किया, तुमने हालत क्या की है पीआईए की, मेरे से सही नहीं बिक रही। और जो सारे इसमें हिस्सेदार हैं, एक दिन मैंने कौमी असेंबली में खड़े होकर एक कहा कि आप मेरे से सवाल करते हैं, उधर से शुरू करें और सारा गोल चक्कर करके सारी एंड तक कर दें। कौन सी ऐसी पार्टी है जो उस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने पीआईए को डबोया हो? कौन सी एक पार्टी बता दे, कोई अपोजिशन की, कोई हुकूमत की, कोई अंदर बाहर, कोई पार्टी बता दे जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही। बहुत सीरियस एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि खुद पीआईए को तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले मुझे ये सिखा रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि तुमने ठीक तरीके से बेची नहीं जा रही। क्या कहेंगे इस पर राहत साहब? बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। बात तो फिर वही है कि वो वजीर नजकारी हैं, उनके जुम्मे है इसकी नजकारी। वो कहते हैं मैं खरीदना मेरे जुम्मे नहीं है, ना मैं किसी को देना चाहता हूँ, ना खुद खरीदना चाहता हूँ, मेरा काम तो इसको बेचना है। और ये बात इस हद तक मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो कहते हैं कि जी जिन लोगों ने इसका बेड़ा गर्क किया वही तनकीद कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह हुक्मरानों ने इस पे ख्वाहिश का इजहार भी किया कि हम खुद ही खरीद लेते हैं, तो ये इसकी निशकारी की जो सारी खराबी हुई है उसके बाद कोई सीरियस बिडर आ जाएगा चुप करके अंदर से। जैसे एमसीबी किसी के पास चला गया तो ये भी चली जाएगी। लेकिन इस पे बड़े कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं। एक तो 800 अरब रुपए की एक कर्जा है इसके जुम्मे। दूसरा ये कि निजकारी इस तरह जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह क्यों नहीं की गई और नाकाम क्यों हुई। ठीक है, हुकूमत क्या इसमें संजीदा थी और हुकूमत इस पे इंसिस्ट क्यों करती रही कि 40% हिस्से गवर्नमेंट के होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 बिडर बड़े संजीदा लोग आए थे वो 4 भाग क्यों गए, उनको टफ टाइम किसने दिया। और आने वाले दिनों में 200 अरब रुपया 15 महीने के अंदर ये खा जाएंगे अदारे फिर से। हाँ। ये भी खा जाएगी और स्टील मिल भी बंद हो जाएगी और कुछ तालीमी अदारे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये वो सीरियस सवाल हैं जिस पे आज बात करने की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं ना कि पीआईए बिल्कुल मर गई है, उसके एसेट्स कोई नहीं है, ठीक है। मैं कल किसी साहब ने जिसकी इस पे बड़ी गहरी नजर है, उसने काफी लंबी लिस्ट इसकी बनाई, तो वो $5 बिलियन तक पहुंचती है इसके एसेट्स। वो कहता है पाकिस्तान से पेरिस और न्यूयॉर्क तक ये फैला हुआ सारा। इसके बहुत ज्यादा एसेट हैं, लेकिन कुछ चीजें पेरिस में होटल्स हैं, जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, उसको छुपा दिया गया। लेकिन चूंकि इसको लूटा इस तरह गया है बड़ी बेरहमी के साथ। अभी इस पे 4 जो पार्टीज थी, आरिफ हबीब कंसोर्शियम वो आउट हो गया। उसको किसने आउट किया? यूनुस ब्रदर से तुर्क कैरियर के नाम से ना जी एक बड़ा एक सेटअप है, उसके साथ वो आए थे। 100 तैयारे हैं उनके, और उन्होंने इस पे दिलचस्पी जाहिर की और उसको आउट कर दिया गया। फिर फलाई जनाह है, ये एयर अरेबिया के इश्तराक से 77 तैयारे इनके हैं, वो आए, उनको आउट कर दिया गया। पाक एथेनॉल है, कंसोर्शियम है पूरा, ये एक स्विस कंपनी के इश्तराक के साथ आए थे, इनको आउट कर दिया गया। 4 वो कंपनीज थी जो संजीदा बिडर थे, जो चाहते थे, और एक डेवलपर को इस पे कंसीडर कर दिया गया, वो अपनी माइलेज लेके चले गए। लेकिन जो 4 सीरियस लोग थे
उनको पूछा नहीं किसी ने और उनको बिल्कुल आउट कर ठीक दिया है। गया। हाँ जी। और SIFC के जो लोग देख रहे हैं सारा मामला, उनको इस पे सोचना चाहिए कि वो 4 लोगों को भगाया किसने। आई होप सो कि दिस इज वेरी सीरियस एलिगेशंस, और अलीम खान पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, किसी का घर किसी का प्लॉट नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान एयरलाइंस का एक एसेट है पाकिस्तान का। नवाज शरीफ कुछ इंटरेस्टेड है, मैं चाहूंगी आप पर आने से पहले वो शॉट हम अपने व्यूवर्स को एक बार दिखाएं कि मरियम और नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना। जाना साहब इस तरह करें कि PIA आप ही खरीद लें, लड़ाई खत्म करें। ये जुल्फकार राहत माशाल्लाह अल्लाह ताला इस पे और अता करे। मैं तो माड़ा बंदा, अब कभी कभी मेरा जब मूड होता है ना अयाशी का, तो मैं से कहता हूँ जुल्फकार राहत यार कॉफी तो पिला दे। तो ये साथ पता क्या कहता है, कुछ खाएंगा? तो मैं कहता हूँ यार अच्छा कुछ मंगा ले। कहता है चल फिर मंगा लिए। मैं 500,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थे PIA, ये तो बड़ा फर्क है। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, आप नवाज शरीफ साहब को देखें बिल्कुल यही अंदाज था। उनको 500,000 से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो ना मियाँ साहब को फर्क पड़ता है। हाँ। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ने कहा कि PIA ले ले, मैं कहा BIA ले लेते, नए तैयारे भी ले लेंगे। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं, मैं सिंपल आपको पाकिस्तान के मसाइल का हल बताऊं। पाकिस्तान की रजिस्ट्री नवाज शरीफ के नाम करा दें, ठीक है, वो खरीद लेंगे, इतना पैसा है उनके पास। जैसे बैठे बैठे कह रहे थे PIA ले लेंगे, नए तैयारे ले लेंगे और स्टील मिल ले लेंगे, इत्तेफाक फाउंड्री नाम रख देंगे और जनाब अली फला चीज ले लेंगे, उसको ऐसे रख देंगे। भाई वो मुल्क जिसके लोगों के पास खाने को नहीं है यार, खुदा की कसम लोग भूख से एड़ियां रगड़ते, बच्चियां सड़कों पे आ गई है मांगने के लिए, माए अपने बच्चों को दूध के नाम पे पानी उबाल के पिला रहे। ठीक है, हॉस्पिटल्स में लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं है, उनके जो खादिमे आला है ना, वो कह रहे PIA खरीद लेते, नए तैयारे ले लेंगे, कड़ी कड़ी कर लेगी। ये जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मसला ही नहीं है, 5 ट्रॉफियां लेनी है ना, ले लेंगे और हम सारे तालियां मारने वाह वाह वाह, ये हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं। अंदाजा करें कितना फर्क है आप पाकिस्तान के एक आम आदमी में और पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वालों में, कि उनके लिए ये इट्स जस्ट लाइक अ पीनट्स। ले लेंगे, नए तैयारे ले लेंगे, वो पेरिस तक जाएंगे, वो वहां तक जाएंगे। अल्लाह आपको और दे भाई, उसमें से थोड़ा हमें भी दे दो यार कौम को। मेरी बात सुने, ऐसे क्यों और दे, और मिला है ना, अब उनके तैयारों के लिए स्पेशल सर्विस होगी, 1 अरब से ज्यादा का बजट। कितने अरब? 1 अरब 80 करोड़ रुपये रखे जो वजीर आजम और सदर तैयारे इस्तेमाल करेंगे के लिए हैं। 2.25 अरब रुपए। नहीं ज्यादा है मेरा ख्याल है। नहीं सही कह रहे हैं राज साहब, 1 अरब। अच्छा, और एक जुमला और सुन ले आप, वो अलीम खान साहब की कह रहे थे ना, ये जुल्फकार आज भी कह रहा था, हम दोनों अलीम खान साहब को बहुत पुराना जानते हैं, सीजनल पॉलिटिशियन। मैंने उन्हें बड़ा रिलैक्स और बड़ा ठंडा आदमी देखा है, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महसूस हो रहा था कि वो भी बहुत प्रेशर में। हाँ। अच्छा, अब उन्होंने जो बात की कि जी मुझे ना बताएं, अब जो इसने बीच में सवाल खाली छोड़ दिया था वो मैं फिल इन द ब्लैंक करता हूं। फवाद हुसैन फवाद साहब, जिनको कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, कहते हैं इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं ज़हीन आदमी, उन्होंने ये बिडिंग का सारा प्रोसेस किया था। जो ये सवाल कर रहा है कि किसने निकाला, फला को किसने निकाला, और आखिर में कितनी तस्दीक है PIA की, 10 अरब रुपये बंदे ने का ले लो। ये इससे बड़ी पाकिस्तान की इंसल्ट हो सकती है कि हमारा बेंचमार्क जिसे हम कहते हैं वो इदारा, एक बंदा कहता है 10 अरब रुपये ले लो। तो भाई 10 अरब रुपये के तो PIA के तैयारों के पहियों की कीमत है। हालांकि राणा साहब हमारे अपने ग्रुप ने भी 20 बिलियन ऑफर किया, अल कबीर ग्रुप ने भी। तो इसका प्रॉब्लम पता है क्या है फिजा, ये जो नेशनल एसेट्स है ना, कौमी असासे, इनको अगर अपना आप समझ के चलाना शुरू कर दिए चल जाते हैं। Exactly. किसी साहब ने पूछा, जब स्टील मिल जिन दिनों में चल रही थी तो एक सेक्रेटरी थे 22वें ग्रेड के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी इस पे एक रिपोर्ट बनाए, वो लाहौर आ गया, मियां अजहर को मिला कि जी आप स्टील मिल के बड़े मास्टर हैं, ये स्टील मिल चलाने का तरीका बता दे। उन्होंने कहा कि जाके वजीर आजम साहब ने कहना कि जिस तरह अपनी चलाई जाए ना, उससे तरह ही चलाओ, चल जाएगा। कैसा जुमला है?
کیا بات ہے، کیا مطلب انہیں کیا کوئی فیزیبلٹی دی لوڑ نہیں، میرا میسج دے دیں. کمال جملہ ہے. اپنا سمجھ کے چلائیں گے تو ہی چلے گا نا، ورنہ سیاسی بھرتیاں تو پی آئی اے اسٹیل ملز میں بہت زیادہ ہیں. اب ایک طرف ملازمین کے جب پینشنز نہیں ملیں گی، سیلریز رکیں گی، ان کے ساتھ تو ظلم و ستم ہوگا، پھر بجائے جو ایسٹ کو بیچ رہے ہیں، اپنے پاکستان کے اثاثے بیچ رہے ہیں، ہم ان کو بھی اگر کوڑیوں کے دام بیچ دیں گے نا، تو پھر میں کوئی ہارش ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب اوپر جا کے اللہ کو منہ دکھائیں گے ان سے تبھی پوچھا جائے گا. آنیسٹ ہونا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی لیڈرشپ 100% اگر آنیسٹ نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ ان جگہوں پر مین ہو جائے، ان جگہوں پر آنیسٹ ہو جائے جہاں ان کو لگے کہ اپنے سے زیادہ ملک کا فائدہ ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ.